हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th के चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के टॉपिक फंगी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे माइकोलॉजी, फंगी के कैरेक्टरिस्टिक्स, हाइफा एंड माइसेलियम, फंगी का रिप्रोडक्शन एंड फंगी का क्लासिफिकेशन। ओके, तो सबसे पहले हम माइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। Okay. Mycology. What is mycology? Mycology is the study of fungi. That is बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम फंगी के बारे में डिस्कस करते हैं या फंगी के बारे में बहुत सारी स्टडी करते हैं। सिर्फ हम उसमें फंगस के बारे में पढ़ते हैं और किसी अदर चीज़ के बारे में नहीं पढ़ते हैं, हम उसे माइकोलॉजी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट फंगी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगी। ठीक है, फर्स्ट, फंगी एक यूकोरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। आपको ध्यान होना चाहिए, फंगी प्रोकैरियोटिक नहीं होता है, यूकोरियोटिक होता है। दैट इज़ फंगी थोड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है। उसके अंदर वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स दैट इज़ सेल के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गन्स हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। राइट, यहाँ पर लिखा है फंगल सेल्स आर यूकोरियोटिक। फंगल सेल्स जो होते हैं वो यूकोरियोटिक होते हैं। उसके अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है बहुत ही अच्छा खासा डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मतलब जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनके आसपास मेम्ब्रेन्स फाउंड होती हैं। Okay, so in short, fungi is a eukaryotic organism. Second characteristic of the fungi, diversity in morphology and habitat. That is, जो फंगी होता है वो बहुत ही डाइवर्स होता है। डाइवर्स होता है इसका मतलब उसकी बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज़ हमें नेचर में देखने को मिलती है। आपने अभी मेरी स्लाइड्स में देखा होगा, मैंने जितने पिक्चर्स यूज़ करे हैं वो सारे फंगस के ही हैं। भले ही वो आपने पिक्चर्स मशरूम्स के देखे हों, ठीक है, भले वो पिक्चर्स आपने कोई अदर डायग्राम्स देखे हों, या फिर अभी जो आप पिक्चर मेरी स्लाइड में देख पा रहे हैं ये भी एक टाइप का फंगस ही है। और फंगस ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की होते हैं। दैट इज़ इन शॉर्ट उसकी बहुत सारी वैरायटी होती है, उसकी बहुत सारे स्पीशीज़ होती हैं। इसीलिए हम उसे उस वर्ड के लिए हम डाइवर्सिटी वर्ड का यूज़ करते हैं कि फंगी बहुत ही डाइवर्स होता है। अब डाइवर्सिटी किस चीज़ में होती है? इसकी मॉर्फोलॉजी में। दैट इज़ फंगस की दिखावट जो होती है, जिस तरीके से ऑर्गेनिज्म दिखता है, उसकी मॉर्फोलॉजी काफ़ी अलग अलग तरीके की होती है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म बाहर से कैसा दिखता है, तो उसमें डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। हैबिटेट फंगस की जो रहने की जगह होती है उसे हम हैबिटेट कहते हैं। दैट इज़ फंगस बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों का दिखता है और बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों की या अलग अलग जगहों पर रहता है, जिसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं। फंगस के अंदर डाइवर्सिटी पाई जाती है। हमारा थर्ड पॉइंट है कोस्मोपॉलिटन। आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये भी फंगस ही है एक टाइप का। ओके, तो फंगस जो होता है वो कोस्मोपॉलिटन होता है। कोस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि वो एयर में भी फाउंड किया जाएगा, वो वाटर में भी पाया जाएगा, ठीक है, वो साथ में प्लांट्स के अंदर भी पाया जाएगा और साथ में एनिमल्स के भी अंदर पाया जाएगा। दैट इज़ इन सब जगह पाया जाता है फंगस। दैट इज़ फंगस हर जगह पर पाया जाता है। ओके, let's get started. Our next characteristic is fourth, grow in warm and humid places. फंगस जो होता है वो गर्म जगह पर आपको देखने को मिलता है और जहाँ बहुत नमी होती है उस जगह पर भी आपको फंगस देखने को मिलता है। ओके, तो डेफिनेटली फंगस नमी होगी वहीं पर ग्रो होता है। आपने नोटिस किया होगा रेनी सीजन में फंगस बहुत डेवलप हो जाता है। कुछ ऐसी दीवारें होती हैं जहाँ पर फंगस डेवलप होता है, कुछ कपड़ों में फंगस डेवलप हो जाता है, या मे बी अगर फूड काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रखा गया है तो उसमें भी फंगस डेवलप हो जाता है। इन रेनी सीजन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, तो इसीलिए वार्म यानी गर्म जगहों पर और हमें दैट इज़ नमी वाली जगहों पर फंगस बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। इसीलिए हम हमारे फूड को सेव रखने के लिए, नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है, हम हमारे फूड को सेव रखने के लिए
उसे हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, और कम टेम्परेचर होने की वजह से हमारा फूड जो होता है वो बच जाता है। हम यहाँ पर फूड को किस चीज़ से बचा रहे हैं, आप ये चीज़ नोटिस करें, हम फूड को फंगस से बचा रहे हैं और साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ हम बैक्टीरिया से फूड को बचा रहे हैं एंड फंगस से बचा रहे हैं। ओके राइट, दैट इज़ हम ऐसा बोल सकते हैं लो टेम्परेचर पर फंगस डेवलप अच्छे से नहीं हो पाता है, ये वार्म टेम्परेचर पर और ह्यूमिड एरिया में अच्छे से डेवलप होता है। सिक्स्थ हमारा कैरेक्टरिस्टिक है कि फंगी जो होता है वो फिलामेंटस होता है। व्हाट डज फिलामेंटस मीन्स? फिलामेंटस दैट इज़ आप यहाँ पर डायग्राम दे पा रहे हैं, ये यीस्ट का डायग्राम है जो मैंने यहाँ पर ऐड किया है स्लाइड में, ये यीस्ट है। फिलामेंटस दैट इज़ इसके जो सेल्स होते हैं, ये जो आपको सर्कुलर दिख रहे हैं, ये सेल्स कनेक्ट होकर फिलामेंट से, थ्रेड की तरह फिलामेंट से, धागे की तरह फिलामेंट्स बना लेते हैं। देखो आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है। ओके और इस तरीके से डेवलप होता है एंड मल्टीसेलुलर होता है। मल्टीसेलुलर मतलब हमेशा एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं इसके अंदर। फंगस के अंदर हमेशा एक से ज़्यादा सेल होते हैं, लेकिन सिर्फ एक को छोड़कर, किसको छोड़कर? ईस्ट को छोड़कर। जो ईस्ट होता है इसको छोड़कर सारे फंगस मल्टीसेलुलर होते हैं। आप इस पॉइंट को नोट करें क्योंकि दिस पॉइंट कम्स इन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, आप इस पॉइंट को नोट करें कि सारे फंगस मल्टीसेलुलर होते हैं, सिर्फ किसको छोड़कर? ईस्ट को छोड़कर। ये डायग्राम जो है वो ईस्ट का ही है। ओके नेक्स्ट, ये मैंने यहाँ पर एक स्लाइड कनेक्ट करी। ये यीस्ट इस तरीके से दिखता है। इसको बहुत सारे फूड मटेरियल्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है इन द किचन, है ना। बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जिनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सो आप इसके बारे में अलग से सर्च करें और कमेंट करके बताएं कि कौन से फूड मटेरियल्स बनाने के लिए यीस्ट का यूज़ होता है। ओके हमारा 7th पॉइंट है, देयर बॉडी कंसिस्ट लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो फंगस की बॉडी होती है वो लॉन्ग होती है, जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें फिलामेंट्स होते हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो अगर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, तो ये लॉन्ग रहेगा, राइट। स्लेंडर मतलब पतला रहेगा। ओके और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसने अगर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कुछ डेवलप कर लिया है, हम उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? ये जो उसका एक थ्रेड होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, उस एक थ्रेड को क्या कहेंगे? उसको हम हाइफा कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइफा। यहाँ पर मैंने एक स्लाइड कनेक्ट करी है, यहाँ बहुत सारे फंगस की हाइफा डेवलप हो चुकी है, जिसमें आपको बहुत सारे कुछ थ्रेड्स यहाँ पर डायग्राम में देखने को मिल रहे हैं। एक एक जो थ्रेड होता है, इस एक एक थ्रेड को हम हाइफा कहते हैं। और इसके ग्रुप को हम क्या कहेंगे? जो इसका बहुत बड़ा सा ग्रुप है, इसके ग्रुप को हम कहते हैं माइसेलियम। ये दोनों वर्ड्स आपके, अगर आप फंगस के बारे में कैरेक्टरिस्टिक या एनी टॉपिक आप इससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो ये दोनों वर्ड बार बार यूज़ होंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होए। फंगस जो फिलामेंट्स बनाता है, पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइफा। और इस हाइफा का जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं माइसेलियम। हम माइसेलियम के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके नेक्स्ट हमारा यही टॉपिक है माइसेलियम। ठीक है, आप देखें यही मैंने डायग्राम जो भी कनेक्ट किया था, इसमें मैंने आपको बताया था हाइफा के बारे में। अब हाइफा का ये जो ग्रुप होता है, देखो आप फंगस के अंदर, ये आपको यहाँ पर मशरूम के अंदर दिख रहा है कितने सारे हाइफा होते हैं। इस हाइफा का जो ग्रुप होता है, आप देखिए इतना बड़ा जो यहाँ पर ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? माइसेलियम। एक एक एरो करके बताया है कि वो हाइफा है, और उसके पूरे ग्रुप को, सभी को क्या बताया है उसने? क्या बताया है? इसके नेटवर्क को क्या बताया है? माइसेलियम बताया है, माइसेलियम। ओके आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट 8th कैरेक्टरिस्टिक। सेल वॉल ऑफ फंगी इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन। जो फंगस होता है उसके बाहर की जो लेयर होती है वो काफ़ी स्पेशल होती है और वो काइटिन से बनी होती है। ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव्स में आता है। ठीक है, सो यू मस्ट हैव टू नोटिस दिस पॉइंट। ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है कि फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काय की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट 9th पॉइंट, फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड ऑयल इन फंगी। फंगस, देखो फंगस फूड लेगा, फंगस फूड लेता है तभी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फंगस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो फूड लेगा जैसे हम भी फूड लेते हैं। अब वो फूड को स्टोर करता है, मे बी कभी उसको इमरजेंसी में फूड ना मिले तो
तब भी उसको सर्वाइव करना पड़ेगा। तो जब उसको ज़्यादा फूड मिल रहा होता है तब वो उस फूड को इकट्ठा कर लेता है, अपनी बॉडी में स्टोर कर लेता है। वो किस रूप में स्टोर करता है? वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है एंड ऑयल के फॉर्म में स्टोर करता है। ये जो ग्लाइकोजन है ये भी आपके ऑब्जेक्टिव या भी मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ सकता है कि फंगस अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करता है। देन योर आंसर विल बी ग्लाइकोजन। फंगस अपने फूड को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है। नेक्स्ट, फंगस जो होता है वो हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे अभी हमने बात करी कि फंगस फूड लेता है और फूड लेने की हमेशा यहाँ पर आपको ऑर्गेनिज्म में दो रास्ते दिखेंगे, एक होता है ऑटोट्रोफिक और एक होता है हेट्रोट्रोफिक। अब देखो ऑटोट्रोफिक तो फंगस है नहीं, मैंने अभी आपको फंगस के बहुत सारे डायग्राम्स दिखाए, इसमें आपको कोई भी फंगस बिल्कुल ग्रीन कलर का नहीं दिखा। फंगस या तो आपको स्किन कलर के, वाइट कलर के या फिर आपको लाइट कलर्स की दिखे, ग्रीन डार्क ग्रीन कलर का कोई भी फंगस नहीं दिखा है। डार्क ग्रीन कलर नहीं है मतलब इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, मतलब ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है। जो ऑर्गेनिज्म के पास क्लोरोप्लास्ट होता है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, दैट इज़ अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। जबकि फंगस एक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, हमें क्लियर दिख रहा है कि इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो ये तो ऑब्वियस क्या हुआ, ये एक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हुआ। क्या हुआ? हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, राइट। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर। नाउ इसके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पर चलते हैं। फंगी लिव्स इन सिम्बायोंट। अब फंगी कभी कभी फंगी जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ भी रहता है, ज़रूरी नहीं है कि वो अकेला रहे। फंगी सिम्बायोंट के रूप में भी रहता है, मतलब कितना ज़्यादा सोशल है ये फंगस है। जितने सोशल आजकल ह्यूमन नहीं हो रहे, फंगस इतना सोशल हो रहा है। देखें कि ये सिम्बायोंट है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रहता है। ये किस किस के साथ रहता है? ये लाइकेन के साथ रहता है। सॉरी, लाइकेन ये बनाता है। तो क्या करता है? जब फंगस एल्गे के साथ में रहता है, ठीक है, जब फंगस एल्गे के साथ में रहता है तो उन दोनों को हम लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेन। जब फंगी एल्गे के साथ रहता है उसे लाइकेन कहते हैं। इसी तरीके से जब फंगी रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, मतलब जो हाई क्लासेस के हाई कॉम्प्लेक्स पौधों की जो जड़ें हैं, जब उनके साथ फंगी रहता है, फंगी जब रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ रहता है तो हम उसे माइकोराइजा कहते हैं, ठीक है। तब हम उसे फंगी नहीं कहेंगे, तब उसका नाम बदल जाएगा और उसके नाम रहेगा माइकोराइजा। तो इस तरीके से फंगी सिम्बायोंट के रूप में भी रहता है। ये सिम्बायोंट के रूप में क्यों रहता है? ये अपने ही फ़ायदे के लिए सिम्बायोंट के रूप में रहता है। लाइकेन में जब वो रहता है तो उसे इन द सेंस ऑफ तब उसे फूड मिल रहा होता है, एल्गे उसे उस समय फूड दे रहा होता है, ठीक है। लाइकेन के अंदर फंगी एल्गे के साथ क्यों रह रहा है? अपने बेनिफिट के लिए, और उसको उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है? फूड मिल रहा है। माइकोराइजा की बात करें तो माइकोराइजा के अंदर ये शेल्टर के लिए रहता है। वो जो बड़े जो रूट्स होते हैं, रूट्स फंगस को रख लेते हैं, जिससे इन रिटर्न फंगस न्यूट्रिएंट्स ला के रूट को देता है और रूट उसको रहने की जगह देता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इन फंगी। ओके, तो इसमें 3 टाइप्स के रिप्रोडक्शंस फाउंड होते हैं, वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस फंगस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। हम इनके टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स का होता है। एक होता है फ्रेगमेंटेशन, एक होता है फिजन और एक होता है बडिंग। फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है? अगर कोई फंगस है, ठीक है, अगर कोई फंगस है, सपोज दिस इज़ अ फंगस, अगर हम इसको इतने पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, मान लो हमने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, तो इसके दोनों पार्ट्स नए नए फंगस को डेवलप कर लेंगे। इसके दोनों पार्ट्स नए नए फंगस को डेवलप कर लेंगे। इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं कि आपने फ्रेगमेंट में तोड़ दिया और जितने फ्रेगमेंट में आपने तोड़ा उतने पार्ट्स ने नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लिया है। फिजन की बात करें, फिजन इज़ वेरी इजी, जिसमें एक जो सेल होती है वो आगे 2 सेल बनाती है, ठीक है, और जो 2 सेल होती है, आपको थोड़ा फनी लग रहा होगा डायग्राम्स के थ्रू, और वो जो 2 सेल्स है वो आगे जाके 4 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। वो 2 सेल्स आगे 4 सेल्स डिवाइड करके बना लेगी, तो ये विजन होता है, फिजन। बडिंग के अंदर क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर एक छोटी सी बाहर बड डेवलप होती है, ठीक है। अब ये बड जब पूरी डेवलप हो जाती है तब ये अपने पेरेंट्स से अलग हो जाती है, तो अकेले रहने लग जाती है। ये बड अपना अकेले रह के पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगी, ये बड अपना पूरा रह के, और जो पुराना ऑर्गेनिज्म था वो भी अपना पूरा जो है रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ फंगी का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है।
वेजिटेटिव असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोनिडिया और स्पोरेंजियम डेवलप होते हैं। कोनिडिया का यहाँ पर डायग्राम था, लेट मी शो यू। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन पर पिक्चर में, दिस इज़ कोनिडिया। ये कोनिडिया के फॉर्म में डेवलप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, इसके अंदर 3 मेथड्स होती हैं, ओस्पोर्स, एक्रोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम फंगस की क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। फंगस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है क्लासिफिकेशन के लिए, फाइकोमाइसिटिस, ठीक है, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस, ठीक है। इन सब की डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो ख़त्म होने से पहले हम एक छोटे से सुविचार से बात कर लेते हैं। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह कठिन से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर आप थोड़े से मिस्टेक्स को इग्नोर करें। तो हमें हमारे लाइफ में पेशेंस रखना चाहिए, और जो चीज़ हम करना चाहते हैं, जो लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए दिन प्रतिदिन हमें मेहनत करना चाहिए और कभी भी अपने कदम पीछे नहीं रखना चाहिए। हमें बस आगे बढ़ते रहना चाहिए और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो आज का हम फिनिश करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप अपने थॉट्स को कमेंट करके शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।